नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आ रहा हूं ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का हमने देखिए टॉपिक शुरू कर लिया था दोस्तों, जलवायु। यानी हमने जलवायु मानसून है इसके बारे में शुरुआत की थी। पिछला वीडियो है उसमें हमने जलवायु और मानसून के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन शुरुआत करने जा रहे हैं कि ये जो मानसून हमारे राजस्थान में या भारत में कौन सी स्थिति में आएगा, कौन सी कंडीशन में ये वर्षा की प्राप्ति है वो करेगा। तो वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ बातें हमने इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से, राजस्थान ज्योग्राफी के हिसाब से हमने पढ़ ली थी। अभी अपन चर्चा करेंगे कि वर्षा ऋतु का मानसून और शीत ऋतु का मानसून है वो हमारे भारतीय राजस्थान में कैसे आता है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये तो रहेगा भारत, और इस भारत की देखिए दोस्तों हम बात करें तो यहां पर हमारे शीत ऋतु में जो मानसून होगा वो कैसे आएगा, और वर्षा ऋतु के समय आपके सामने ये मानसून है वो कैसे प्रवेश करेगा। देखिए, ये तो हमारे पास में दोस्तों भारत का मानचित्र है। क्या है? भारत का मानचित्र। और इसी मानचित्र पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहां से देखें तो यहां पर हमारे पास में भारत का बिल्कुल दक्षिणतम जो भाग है, यहां से एक रेखा चलेगी और उस रेखा का नाम रहेगा प्यारे दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको बोलेंगे भूमध्य या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और इस 0 डिग्री से ऊपर का जो संपूर्ण भाग है दोस्तों, वो भाग आपके सामने होगा उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का। और नीचे का जो भाग रहेगा वो रहेगा प्यारे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध का। ये दक्षिणी गोलार्ध का। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही आपके सामने प्यारे दोस्तों 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से नीचे आपके सामने यहां पर एक रेखा मिलेगी जिसका नाम होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इस अक्षांश रेखा को कहा जाएगा मकर रेखा। क्या कहा जाएगा? मकर रेखा। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य देखिए प्यारे दोस्तों आपके सामने पूर्व दिशा में उदय होगा। सूर्य की बात करें प्यारे दोस्तों तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, और इस सूर्य की किरणें अभी हमारी कहां पड़ेगी? मकर रेखा पर। तो दोस्तों सूर्य की किरणें आपके सामने देखिए जैसे ही मकर रेखा पर आएगी, ठीक है, तो कब आएगी? याद रखिएगा 22 दिसंबर को। यानी सूर्य की किरण 22 दिसंबर को हमारी मकर रेखा पर पड़ेगी। और प्यारे दोस्तों जैसे ही 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर होगी तो हमारा जो संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध का भाग है, इस दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों तापमान है वो बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा और वायुदाब की बात करें तो वायुदाब है वो कम हो जाएगा। और इसी दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों दिन है वो आपके सामने कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और रात है वो कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यानी जैसे ही 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिरेगी तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा, दिन यहाँ का बड़ा होगा, और रात दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। लेकिन जब बात हम उत्तरी गोलार्ध की करें तो हमारा भारत है ये कौन से गोलार्ध में आएगा? तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो यहां पर दोस्तों तापमान है वो तो क्या हो जाएगा? यहां ज्यादा है तो यहां तापमान कम हो जाएगा,
और यहाँ तापमान कम होगा तो प्यारे दोस्तों यहाँ वायु दाब क्या हो जाएगा आपके सामने। 1 मिनट, यहाँ पर तापमान कम है, तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर वायु दाब कम हो रहा है, और यहाँ पर तापमान कम है तो यहाँ पर वायु दाब ज्यादा हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम दिन की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिन बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर दिन है वो आपका छोटा हो जाएगा, और जब यहाँ दिन छोटा होगा तो दोस्तों रात कैसी हो जाएगी, यहाँ बड़ी हो जाएगी। ये जो मानसूनी पवनी है प्यारे दोस्तों, ये मानसूनी पवनी चलेगी आपकी उच्च वायुदाब से ये निम्न वायुदाब की ओर मानसूनी पवनी चलेगी। तापमान और वायुदाब है, इसमें दोस्तों जो संबंध रहेगा वो रहेगा विपरीत संबंध, यानी तापमान और वायुदाब है इन दोनों में जो संबंध रहेगा वो कैसा रहेगा, विपरीत संबंध आपको देखने को मिलेगा। ये आपके सामने जैसे ही सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिरेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में देखो तापमान बढ़ेगा, वायुदाब यहाँ का कम होगा, दिन यहाँ का बड़ा होगा, रात यहाँ की छोटी होगी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में प्यारे दोस्तों इधर तो रहेगी आपके सामने गर्मी, क्या रहेगी, गर्मी, और उत्तरी गोलार्ध में प्यारे दोस्तों क्या रहेगी, सर्दी, क्या रहेगी, सर्दी। इस समय उत्तरी गोलार्ध में तापमान है ये आपका कम रहेगा, वायुदाब ज्यादा रहेगा, दिन छोटा रहेगा और रात यहाँ की बड़ी होगी। तो इस समय प्यारे दोस्तों जो मानसूनी पवनें आपके सामने चलेगी वो भारत में 2 प्रकार से दोस्तों चलेगी। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर है हमारे भारत की उत्तर दिशा, यहां पर है पूर्व दिशा, और इस समय हमारे जैसे ही सूर्य की किरण मकर रेखा की तरफ होगी तो हमारे उत्तरी पूर्वी भाग से एक मानसून उठेगा दोस्तों। उस मानसून का नाम रहेगा आपके सामने प्रत्यावर्तन मानसून, क्या रहेगा, प्रत्यावर्तन मानसून। ये प्रत्यावर्तन मानसून आपके सामने चलेगा। प्रत्यावर्तन मानसून को दोस्तों कहा जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून, क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून। और इसी को प्यारे दोस्तों आप बोल सकते हैं वापस लौटता हुआ मानसून, वापस लौटता हुआ मानसून। देखिए, जिसने अभी तक इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्यारे दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको इससे जलवायु की जो मेन जो कंसेप्ट है, जो बेसिक जो जानकारी है, वो जानकारी दोस्तों आपको वहां से मिलने वाली है। आज हम उसे जलवायु या मानसून को आगे पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो चर्चा आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो यानी प्रत्यावर्तन मानसून चलेगा, जिसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाएगा, वापस लौटता हुआ मानसून कहा जाएगा। ये मानसून दोस्तों हमारा शीत ऋतु के समय चलने वाला मानसून है, जो स्थलीय भागों से दोस्तों उठना ये प्रारंभ करेगा। ये भारत के उत्तरी पूर्वी भागों से ये मानसून उठना प्रारंभ करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वायुदाब ज्यादा होने की वजह से ये मानसूनी पवनें वापस लौटना शुरू कर देती है। दोस्तों क्या कर देती है, ये वापस लौटना शुरू कर देती है। जब वापस ये मानसूनी पवनें लौटना शुरू करेगी तो यहाँ पर भारत के सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, आसाम में वर्षा करते करते और ये उत्तरी पूर्वी मानसून या प्रत्यावर्तन मानसून दोस्तों प्रवेश कर जाएगा आपके सामने। कहां, तो याद रखिएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों यहां पर आपके सामने एक खाड़ी आएगी और उस खाड़ी का नाम रहेगा बंगाल की खाड़ी। यानी दोस्तों यहां पर हमारे पास में ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, प्रत्यावर्तन मानसून है या वापस लौटता हुआ मानसून है, ये स्थलीय भागों से उठना प्रारंभ करता है, यानी उत्तरी गोलार्ध से मानसूनी पवनें उठना प्रारंभ करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ वायुदाब ज्यादा होने की वजह से ये मानसूनी पवनें वापस लौटना शुरू करती है। तो वापस लौटते समय इसका एक भाग ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में ये मानसून प्रवेश करेगा तो यहां से आर्द्रता और नमी को यहां से और ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के बाद में दोस्तों ये उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवेश करेगा भारत के। यहां पर एक तट है कोरोमंडल तट, देखना यहां पर दोस्तों आपके सामने एक तट है भारत में, और उस तट का नाम है आपके सामने कोरोमंडल तट। कौन सा तट है प्यारे दोस्तों? यहां पर कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट है जो आपके सामने भारत के तमिलनाडु राज्य और यहां पर दोस्तों आपके सामने आंध्र प्रदेश राज्य, इनके बीच में ये स्थित है। तो जैसे ही उत्तरी पूर्वी मानसून आपका इस कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का भाग है, इस तट में ये मानसून क्या करेगा? प्रवेश करेगा। इससे पहले ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता और नमी को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद में प्यारे दोस्तों यहां पर आपको 3 प्रकार की पहाड़ियां मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? यहां पर 3 प्रकार की पहाड़ियां मिलेगी। इन 3 प्रकार की पहाड़ियों में दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी मिलेगी? नीलगिरी की पहाड़ी। दूसरी दोस्तों मिलेगी आपको यहां पर अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी मिलेगी? अन्नामलाई की पहाड़ी। और तीसरी मिलेगी आपके सामने यहां पर इलायची की पहाड़ी। दोस्तों ये 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। इन तीनों पहाड़ियों की बात करें तो प्यारे दोस्तों नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी ये हमारे दक्षिण भारत में है, और इसी दक्षिण भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी से ये हमारा उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, ये मानसून यहाँ पर इस कोरोमंडल तट में प्रवेश करके इन पहाड़ियों से टकराता। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ये मानसून टकराएगा तो टकराने के बाद में यहाँ पर हमारे तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा की प्राप्ति करेगा। दोस्तों शीत ऋतु में अगर हम देखें तो शीत ऋतु में भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा की प्राप्ति होगी वो कौन से राज्य को होगी? तमिलनाडु राज्य को होगी। और ये मानसून यहाँ तमिलनाडु में भारी वर्षा की प्राप्ति करेगा। और इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मानसूनी पवनें आपके सामने इस प्रकार से चल करके और हमारे भारत में औस की बूंदों के रूप में वर्षा की प्राप्ति है वो कर देती है। ऐसे ये वर्षा की प्राप्ति है वो करेगी। लेकिन मानसून यहाँ से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने की वजह से यहाँ पर अपनी आर्द्रता को और ग्रहण कर लेता है और कोरोमंडल तट है उसमें प्रवेश करके और ये नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ियों से ये टकरा करके और हमारी तमिलनाडु में भारी वर्षा की प्राप्ति कर देता है। और तमिलनाडु में बारिश करने के बाद में ये आता है सीधा दक्षिणी गोलार्ध। ये उच्च वायुदाब से चल करके दोस्तों निम्न वायुदाब की ओर आएगा और यहाँ भारी वर्षा फिर करेगा। तो इधर उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध से बारिश करेगा दक्षिणी गोलार्ध में, ये स्थल से बारिश करेगा आपके सामने जल में। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद में देखिएगा ये मानसून तो इस प्रकार से हमारा प्रवेश करेगा कौन सी ऋतु के समय? तो याद रखिए दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में मैंने कहा इस समय सर्दी पड़ती है। सर्दी के समय यहां पर हमारी ऋतु चलती है शीत ऋतु। और शीत ऋतु के समान सामने आप देखेंगे यानी शीत ऋतु के समय आप देखेंगे तो शीत ऋतु के समय हमारे भारत में जो वर्षा की स्थिति रहेगी वो स्थिति उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में रहेगी। ये मानसून यहाँ से उत्तरी पूर्वी भागों में स्थलीय भागों से उठ करके और ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता और नमी को ग्रहण करके तमिलनाडु में भारी वर्षा करेगा जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बारिश करेगा। क्लियर है? और इस शीत ऋतु में हमारे भारत में जो मानसून चलेगा वो दोस्तों आपके सामने कौन सा चलेगा?
एक तो चलेगा प्रत्यावर्तन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या वापस लौटता हुआ मानसून। जो सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आएगी तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा, दिन यहाँ का बड़ा होगा, रात यहाँ की छोटी होगी, इधर गर्मी हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो तापमान है वो तो यहाँ का कम हो जाएगा, वायुदाब यहाँ का ज्यादा हो जाएगा और दिन यहाँ का बड़ा होगा, रात यहाँ की दिन छोटा हो जाएगा, रात यहाँ की बड़ी हो जाएगी। इस समय यहाँ पर सर्दी पड़ेगी और ऋतु आ जाएगी आपकी शीत ऋतु। और तापमान और वायुदाब में हमेशा विपरीत संबंध होता है, तो ये मानसूनी पवनी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो दोस्तों ये तो आपके सामने प्रत्यावर्तन मानसून, वापस लौटता हुआ मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून है वो है। तो पहले दोस्तों आप इसे का स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के तुरंत बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर है वो जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे, अब आपने यहां से इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब इसके बाद में देखिए शीत ऋतु के समय हमारे भारत में एक चक्रवात और आता है जिसका नाम है आपके सामने कौन सा, भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो उस भूमध्य सागर की जो चक्रवात की स्थिति है वो दोस्तों आपके सामने देखिए कैसी रहेगी। देखा, सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर दोस्तों आपके सामने ये तो रहेगा भारत। दोस्तों सबसे पहले आप यहां से देखें तो यहां पर हमारे पास में ये तो भारत की स्थिति है और इसी भारत में अगर आप लोग देखें तो यहां पर हमारा जो भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है या जो मावट है या जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हमारे भारत में किस प्रकार से बारिश है वो करता है। तो देखना यहां पर आपके सामने पहले भारत है और इस भारत की यहां पर आपके सामने दिशा उत्तर है, यहां पर दिशा पश्चिम है, यहां पर दक्षिण है और यहां पर आपकी पूर्व है। अब सूर्य की किरणों की जब बात करें तो सूर्य की किरणें हमारी अभी कहां चल रही है, इस 0 डिग्री पर से आपके सामने मकर रेखा की तरफ चल रही है, यानी ये 0 डिग्री है और ये आपकी यहाँ पर मकर रेखा। तो सूर्य की जो किरण है वो आपकी मकर रेखा पर चल रही है। अब देखिएगा कि जैसे सूर्य की किरण मकर रेखा पर आ रही है तो इस समय हमारे पास में इधर तो एक महाद्वीप रहेगा जिसका नाम तो होगा प्यारे दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप रहेगा, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप से नीचे आप देखें तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपके सामने एक महाद्वीप और रहेगा जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। क्या रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप। अब दोस्तों यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप है, इनके बीच में अगर आप देखें तो इनके बीच में आपको यहां पर एक सागर मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, एक सागर मिलेगा और उस सागर का नाम रहेगा आपके सामने भूमध्य सागर। यानी दोस्तों यहां पर आपके सामने एक सागर देखने को मिलेगा और उस सागर का नाम रहेगा भूमध्य सागर। कौन सा सागर रहेगा, भूमध्य सागर। और इसी भूमध्य सागर से प्यारे दोस्तों आपके सामने एक चक्रवात उठ करके आएगा और उस चक्रवात का नाम रहेगा भूमध्य सागरीय चक्रवात। क्या रहेगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय चक्रवात। भूमध्य सागरीय चक्रवात। इस भूमध्य सागरीय चक्रवात की जब बात करें तो इसी चक्रवात को प्यारे दोस्तों कहा जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहा जाएगा दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। और इसी पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो इसी को कहा जाएगा प्यारे दोस्तों जेट स्ट्रीम। क्या कहा जाएगा, जेट स्ट्रीम। इसी को दोस्तों कहा जाएगा गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स। और इसी को कहा जाएगा आपके सामने स्वर्ण बूंद। इसी को स्थानीय भाषा में प्यारे दोस्तों कहा जाएगा मावट। यानी प्यारे दोस्तों जैसे ही हमारी शीत ऋतु प्रारंभ होती है
तो शीत ऋतु के समय हमारा इधर भारत है और इधर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में प्यारे दोस्तों भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर से एक चक्रवात उठेगा और उस चक्रवात का नाम है प्यारे दोस्तों आपके सामने भूमध्य सागरीय चक्रवात। क्या है? भूमध्य सागरीय चक्रवात। इस चक्रवात को आप पश्चिमी विक्षोभ बोल सकते हैं, जेट स्ट्रीम बोल सकते हैं, इसको आप गोल्डन ड्रॉप्स बोल सकते हैं, इसी को आप स्वर्ण बूंद बोल सकते हैं, इसी को स्थानीय भाषा में आप मावठ बोल सकते हैं। अब ये जो मावठ है दोस्तों, ये जो मावठ है या भूमध्य सागरीय चक्रवात है, ये भूमध्य सागर से उठना क्या करेगा? प्रारंभ करेगा। जैसे ही भूमध्य सागर से उठना ये प्रारंभ करेगा तो भूमध्य सागर के बाद में प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर एक सागर और आएगा और उस सागर का नाम रहेगा आपके सामने एड्रियाटिक सागर। दोस्तों कौन सा सागर आएगा? एड्रियाटिक सागर। यहां पर आपको मिलेगा एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर से दोस्तों आप आगे चलें तो यहां पर आपको एक सागर यहां से और देखने को मिलेगा और उस सागर का नाम रहेगा आपके सामने काला सागर। यहां पर रहेगा दोस्तों काला सागर। जैसे ही भूमध्य सागर से ये चक्रवात आपके सामने उठेगा, भूमध्य सागरीय चक्रवात, तो ये चक्रवात प्यारे दोस्तों यहां से उठने के बाद और ये चक्रवात भूमध्य सागर से उठने के बाद में प्रवेश करेगा एड्रियाटिक सागर में। कहां प्रवेश करेगा? एड्रियाटिक सागर में। और एड्रियाटिक सागर में प्रवेश करने के बाद में ये जाएगा सीधा काला सागर में। जैसे ही आपके सामने भूमध्य सागर से उठेगा, उठने के बाद में एड्रियाटिक सागर में जाएगा, उसके बाद में ये काला सागर में जाएगा। तो प्यारे दोस्तों भूमध्य सागर से ये आर्द्रता और नमी को ग्रहण करने के बाद ये मानसून क्या करेगा? ये चक्रवात एड्रियाटिक सागर में प्रवेश करके यहां से आर्द्रता और नमी को ग्रहण कर लेगा। यहां से आर्द्रता और नमी को ग्रहण करने के बाद में ये काला सागर में प्रवेश करेगा। दोस्तों कहां प्रवेश करेगा? ये काला सागर में प्रवेश करेगा और इसी काला सागर से आर्द्रता और नमी को ग्रहण करने के बाद ये चक्रवात चलेगा आपका सीधा भारत की ओर। यानी यहां पर ये चक्रवात आपके सामने जैसे प्रवेश करेगा तो जैसे ये आपके सामने पाकिस्तान में प्रवेश करेगा, इधर से खाड़ी देशों से होकर के आएगा, तो इस चक्रवात का प्यारे दोस्तों एक भाग वो तो हिमालय के ऊपर से निकल जाएगा। कहां से निकल जाएगा प्यारे दोस्तों? हिमालय के ऊपर से निकल जाएगा और इधर वाले क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति कर देगा। लेकिन दोस्तों इसका एक भाग यहां से आपके सामने भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है, इस उत्तर पश्चिमी भाग में ये प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में देखिए दोस्तों ये चक्रवात प्रवेश करेगा, तो जैसे ही चक्रवात यहां प्रवेश करेगा तो उसके बाद में प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर एक पर्वत श्रेणी है वो शुरू हो जाएगी। यहां पर प्यारे दोस्तों आपके सामने एक पर्वत श्रेणी शुरू होगी और उस पर्वत श्रेणी का नाम रहेगा अरावली पर्वत श्रेणी। दोस्तों यहां पर आपके सामने शुरू हो जाएगी अरावली पर्वत श्रेणी। ये अरावली पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी से ये चक्रवात क्या करेगा? आकर के टकराएगा और टकराने के बाद में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पर ये वर्षा की प्राप्ति है वो कर देगा। क्योंकि इस वाले क्षेत्र में दोस्तों आप देखेंगे तो यहां पर हमारा एक मरुस्थल चलेगा और उस मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये थार का मरुस्थल है और इस थार के मरुस्थल में ये भूमध्य सागरीय चक्रवात क्या करेगा? वर्षा की प्राप्ति कर देगा। ये वर्षा की प्राप्ति यहाँ पर इस थार मरुस्थल में होगी और ये चक्रवात यहाँ एक तो अरावली पर्वत श्रेणी से टकराएगा और एक आपके सामने यहाँ पर जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है उस हिमालय पर्वत श्रेणी के ऊपर से निकले जाएगा। इस प्रकार से वर्षा की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों जब इस बात को हम राजस्थान के संदर्भ में ले तो राजस्थान में आपके सामने ये जो थार का मरुस्थल जो आप पढ़ते हैं
ये थारका मरुस्थल आपके सामने उत्तर पश्चिम मरुस्थल के रूप में रहता है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल। तो उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल है, इस उत्तर पश्चिम मरुस्थल में देखिए आपके सामने ये वर्षा की प्राप्ति करेगा। कौन सा चक्रवात? भूमध्य सागरीय चक्रवात है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम, गोल्डन ड्रॉप से स्वर्ण बूंद या मावठ कहा जाता। दोस्तों ये मावठ है जो आपके सामने शीत ऋतु के समय वर्षा की प्राप्ति करती है। और इसी मावठ की बात करें या भूमध्य सागरीय चक्रवात की बात करें तो हमारा जो मरुस्थल है यहाँ पर ये रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है, रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा दोस्तों उपयुक्त रहता है। तो शीत ऋतु में हमारे पास में दो प्रकार का मानसून आया। एक मानसून इधर से हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून आ गया, इधर से उत्तरी पूर्वी मानसून आ गया, ये उत्तरी पूर्वी मानसून है, और एक आपके सामने मावठ है। ये कंडीशन आपके सामने रहेगी। क्लियर है दोस्तों? आशा करूंगा कि आपको ये जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं समझ में आ रही है, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें ताकि वह भी इन सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें। तो दोस्तों जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन इनके आगे चर्चा और करें। हमारे वर्षा ऋतु का जो मानसून है वो मानसून कैसे हमारे भारत में वर्षा की प्राप्ति करेगा, कौन सी कंडीशन में वर्षा की प्राप्ति करेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए दोस्तों, लेकिन वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अभी दोस्तों ये जो मानसून था वो तो शीत ऋतु का मानसून था, अभी हमारे पास चलेगा वर्षा ऋतु का मानसून। देखिए वर्षा ऋतु का मानसून हमारे भारत में किस प्रकार से वर्षा की प्राप्ति करेगा उसके ऊपर थोड़ी सी अपन देखिए यहां से चर्चा है वो करें। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर आपके सामने ये भारत का मानचित्र है। देखिए ये हमारे पास में भारत का मानचित्र है दोस्तों, और इस मानचित्र पर हम देखें तो जो वर्षा ऋतु का मानसून है वो कौन सी स्थिति में कैसे आएगा। देखना, सबसे पहले हमारा जो भारत है, इस भारत के बिल्कुल दक्षिणतम भाग से यहां से एक रेखा चलेगी जिसका नाम होगा 0 डिग्री अक्षांश। क्या होगा? 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को कहेंगे भूमध्य या विषुवत रेखा। और 0 डिग्री से आप नीचे देखेंगे दोस्तों तो यहां पर हमारे पास में एक गोलार्ध चलेगा, और उस गोलार्ध का नाम रहेगा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध चलेगा? दक्षिणी गोलार्ध। इस दक्षिणी गोलार्ध में आपके सामने यहां पर रेखा चलेगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको आप बोलोगे प्यारे दोस्तों मकर रेखा। क्या बोलोगे? मकर रेखा। अब यहां देखिएगा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से नीचे हमारी मकर रेखा है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री से ऊपर जो भाग रहेगा प्यारे दोस्तों वो भाग रहेगा आपके सामने कौन से गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का। तो हमारा जो भारत है ये दोस्तों कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसी उत्तरी गोलार्ध से आप देखेंगे दोस्तों तो यहां से एक रेखा चलेगी। क्या चलेगी? एक रेखा चलेगी, और इस रेखा की बात करें तो वो रेखा आपके सामने प्यारे दोस्तों कौन सी रहेगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या रहेगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है प्यारे दोस्तों। इसी रेखा को आप बोल सकते हैं कारक रेखा। क्या बोलेंगे? कारक रेखा। क्या बोलेंगे? कारक रेखा। अब सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो देखना दोस्तों, सूर्य की स्थिति आपके सामने यहां पूर्व दिशा में,
यहां पर प्यारे दोस्तों सूर्य की स्थिति आपके सामने यहां पूर्व दिशा में। अब सूर्य की जो किरण है, सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणें प्यारे दोस्तों सीधी कहां जाएगी, हमारी कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण हो जाएगी। अब जैसे ही सूर्य की किरण दोस्तों आपके सामने उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ेगी, कब, तो याद रखिएगा 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरण हमारी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण होगी, कर्क रेखा पर ये सूर्य की किरण 21 जून को चली जाएगी। तो इस समय हमारे संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों तापमान बढ़ेगा और यहां पर वायुदाब है वो क्या होगा, कम होगा। यहां तापमान ज्यादा होगा, वायुदाब कम होगा, लेकिन दिन यहाँ का कैसा होगा, बड़ा होगा, और रात यहाँ की दोस्तों कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी 21 जून को जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी तो इस समय हमारे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा, दिन बड़ा होगा और रात यहाँ की छोटी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस समय हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर तापमान कम हो जाएगा और यहाँ पर देखिए वायुदाब वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए वहां तापमान ज्यादा है, यहाँ तापमान कम हो गया, वहां वायुदाब कम है, यहाँ वायुदाब ज्यादा हो गया। जब वहां दिन बड़ा है तो दक्षिणी गोलार्ध में प्यारे दोस्तों दिन कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब यहाँ दिन छोटा होगा तो प्यारे दोस्तों रात कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी दोस्तों रात यहाँ की बड़ी हो रही है, दिन यहाँ का छोटा हो रहा है, तापमान यहाँ कम हो रहा है, वायुदाब यहाँ ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट आप उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा है, वायुदाब कम है, दिन बड़ा है और रात छोटी है। इस समय उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ तापमान बढ़ने के साथ साथ इधर तो दोस्तों रहेगी आपके सामने गर्मी, क्या रहेगी, गर्मी, और दक्षिणी गोलार्ध में प्यारे दोस्तों इधर आपके सामने रहेगी सर्दी, क्या रहेगी, सर्दी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 21 जून को जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर जाएगी तो यहाँ पर हमारी एक ऋतु शुरू हो जाएगी जिसका नाम रहेगा वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु शुरू हो जाएगी, वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु के समय जब हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो जो मानसूनी पवने हैं प्यारे दोस्तों, जो मानसूनी पवने हैं, ये मानसूनी पवने हमारी चलेगी उत्तरी गोलार्ध में आपके सामने चलेगी दक्षिणी गोलार्ध से, क्योंकि ये उच्च वायुदाब से चलेगी प्यारे दोस्तों निम्न वायुदाब की ओर। यानी ये जो मानसूनी पवने अभी वर्षा ऋतु के समय चलेगी वो मानसूनी पवने हमारी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर वर्षा करेगी। ये जल से स्थल की ओर वर्षा की प्राप्ति कर देगी। तो देखिए दोस्तों इस समय हमारा भारत है और इस भारत की यहाँ पर दिशा दक्षिण है, यहाँ पर हमारे भारत की दिशा पूर्व है, यहाँ पर हमारे भारत की दिशा उत्तर है और यहाँ पर भारत की दिशा पश्चिम। अब देखिएगा इस दक्षिणी गोलार्ध की जब बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने एक महासागर है, क्या है प्यारे दोस्तों, यहां पर एक महासागर है। और उस महासागर की जब आप बात करेंगे तो वो महासागर आपको कौन सा मिलेगा, तो याद रखिएगा हिंद महासागर। प्यारे दोस्तों यहां पर आपके सामने एक महासागर चलेगा और उस महासागर का नाम रहेगा हिंद महासागर। कौन सा रहेगा दोस्तों, यहां पर रहेगा हिंद महासागर। देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में जो महासागर है वो कौन सा है, हिंद महासागर है।
यानी यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको हिंद महासागर का भाग मिलेगा और इसी हिंद महासागर से आपके सामने एक मानसून उठेगा, एक मानसूनी पवनें चलेगी और उस मानसूनी पवनों का नाम रहेगा दोस्तों हिंद महासागरीय मानसून। देखो जैसे ही आपके सूर्य की किरण कर्क रेखा पर जाएगी तो इधर तो वो परिवर्तन और इधर ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस समय मानसून चलेगा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर, जल से स्थल की ओर, हिंद महासागर से भारत की ओर ये मानसून चलेगा। यहां से जो मानसून दोस्तों आपके सामने उठेगा, जो आपके सामने उठेगा उस मानसून को नाम दिया गया है हिंद महासागरीय मानसून। दोस्तों यहां पर आपके सामने जो मानसून चलेगा वो मानसून कौन सा चलेगा? हिंद महासागरीय मानसून चलेगा, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से पुकारा जाएगा। यानी हिंद महासागर से जो मानसून उठेगा उस मानसून का नाम रहेगा हिंद महासागरीय मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये मानसून देखिए दोस्तों हमारे इस हिंद महासागर से उठना प्रारंभ करेगा और यहां से उठने के बाद में और ये मानसून हमारे भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये प्रवेश करेगा तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपके सामने भाग आएगा कर्नाटक और केरल का। यानी यहां पर दोस्तों आपके सामने जो भाग चलेगा वो तो चलेगा कर्नाटक का और यहां पर भाग चलेगा आपके सामने केरल का। और कर्नाटक और केरल के बीच में दोस्तों यहां पर आपको एक तट मिलेगा और उस तट का नाम रहेगा मालाबार तट। कौन सा तट रहेगा प्यारे दोस्तों? मालाबार तट। ये जैसे ही हमारा हिंद महासागरीय मानसून हिंद महासागर से उठने के बाद में ये मालाबार तट में प्रवेश करेगा कर्नाटक और केरल में, तो यहां पर दोस्तों जैसे ये मानसून यहां से प्रवेश कर जाएगा तो यहां पर हमारे पास में 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं वो वापस आ जाएगी। यानी दोस्तों यहां पर 3 प्रकार की पहाड़ियां आपके सामने वापस आ जाएगी, जिसमें आपके सामने एक पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ी है, दूसरी अन्नामलाई की पहाड़ी है और तीसरी आपकी इलायची की पहाड़ी है। यानी नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, इन तीनों पहाड़ियों से ये हिंद महासागरीय मानसून क्या करेगा? जाकर के टकराएगा और टकराने के बाद में प्यारे दोस्तों ये मानसून क्या करेगा? यहां से 2 भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बढ़ जाएगा प्यारे दोस्तों? 2 भागों में बढ़ जाएगा। इसका एक भाग यहां पर मालाबार तट से अलग होकर के और इसका एक भाग दोस्तों सीधा कहां चला जाएगा? तो याद रखना है बंगाल की खाड़ी में। कहां चला जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा भाग यहां मालाबार तट से अलग होकर के और इसका एक भाग आपके सामने आ जाएगा अरब सागर में। यानी इस मानसून का एक भाग है वो तो सीधा चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में और दूसरा भाग आ जाएगा आपके सामने अरब सागर में। तो प्यारे दोस्तों जो भाग आपके सामने बंगाल की खाड़ी में आएगा उस वाले मानसून को तो नाम दे दिया जाएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसको तो नाम दिया जाएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। और जो भाग आपके सामने अरब सागर में आ रहा है इस मानसून को नाम दिया जाएगा अरब सागरीय मानसून। इसको बोल दिया जाएगा अरब सागरीय मानसून। एक बंगाल की खाड़ी का मानसून और दूसरा दोस्तों हो जाएगा आपके सामने अरब सागरीय मानसून। अब दोस्तों यहां से आपके कॉन्सेप्ट को देखिएगा क्या क्या यहां से मिलेगी। पहले हमारा हिंद महासागरीय मानसून था जो हिंद महासागर से उठने के बाद जैसे ही मालाबार तट में गया और वहां पर नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी से टकराया। टकराने के बाद में मानसून हो गया 2 भागों में अलग।
जैसे ये मानसून दो भागों में अलग हुआ तो इसका एक भाग वो तो चला गया बंगाल की खाड़ी में, जो भाग बंगाल की खाड़ी में जा रहा है उसको बोल दिया जाएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून, और दूसरा भाग जो अरब सागर में आ रहा है उसको बोल दिया जाएगा अरब सागरीय मानसून। अब जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये जैसे ही हमारी बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता और नमी को यहां से दोस्तों देखिए ग्रहण करेगा, यानी इधर हमारे पास में ये बंगाल की खाड़ी का भाग है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर आपको जल का विस्तार देखने को मिल जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी का मानसून हमारे इस बंगाल की खाड़ी में यहाँ प्रवेश करेगा। जैसे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता और नमी को यहाँ से और ग्रहण कर लेगा, यानी जल की मात्रा को और ले लेगा। जैसे बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता और नमी को ये ग्रहण करेगा तो उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ से दोस्तों सीधा निकल जाएगा बंगाल की खाड़ी से आगे। ये बंगाल की खाड़ी से जैसे ही आगे निकलेगा तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, और उस पर्वत श्रेणी का नाम रहेगा आपके सामने आराकान योमा पर्वत श्रेणी। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक पर्वत श्रेणी आएगी जिसका नाम होगा आराकान योमा पर्वत श्रेणी। यहाँ पर ये आराकान योमा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। ये जैसे ही आराकान योमा पर्वत श्रेणी को आप पढ़ेंगे तो ये भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है, और ये कहाँ है तो याद रखिएगा म्यांमार में। जैसे बंगाल की खाड़ी का मानसून हमारी आराकान योमा पर्वत श्रेणी से जाकर के जब टकराएगा तो टकराने के बाद में ये मानसून दोस्तों पुनः आपके सामने दो भागों में बंट जाएगा। इसका प्यारे दोस्तों एक भाग यहाँ से अलग होगा, और अलग होने के बाद में इसका एक भाग तो आएगा दोस्तों सीधा कहाँ पर मेघालय में, और एक भाग आपके सामने यहाँ भारत में प्रवेश करेगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। देखिए दोस्तों जैसे ही बंगाल की खाड़ी का मानसून हमारी आराकान योमा पर्वत श्रेणी है उससे जब ये मानसून टकराएगा तो टकराने के बाद में देखिए ये दो उपशाखाओं में बटेगा, दो भागों में बट जाएगा। इसका एक भाग है वो तो आपके सामने यहाँ आराकान योमा से अलग होकर के और सीधा कहाँ प्रवेश कर गया मेघालय में। कहाँ प्रवेश कर गया प्यारे दोस्तों मेघालय में प्रवेश कर गया, और जैसे ये मेघालय में प्रवेश करेगा तो मेघालय में आपको यहाँ पर गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मिलेगी दोस्तों। इस गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में ये मानसून देखिए क्या करेगा टकराएगा, और टकराने के बाद में भारत में इस मेघालय राज्य में क्या करेगा सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति है वो करेगा। लगभग यहाँ पर मेघालय राज्य में 400 सेंटीमीटर वर्षा है वो यहाँ पर मेघालय राज्य में इस बंगाल की खाड़ी के मानसून के पहले भाग से हो जाएगी। और यहीं पर मेघालय में आपके सामने दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है मानिसराम। क्या है दोस्तों मानिसराम, जिसको मासिन राम के नाम से भी पुकार दिया जाता है। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो स्थान आपका मानिसराम है या मासिन राम है, जहां पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ये स्थान है। तो एक भाग तो आपका मेघालय में भारी वर्षा की प्राप्ति कर रहा, और इसका दूसरा भाग अगर आप देखें तो दूसरा भाग दोस्तों यहाँ पर आराकान योमा पर्वत श्रेणी से अलग होगा, और अलग होने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में पश्चिमी बंगाल का भाग है और यहाँ पर हमारे पास में ओडिशा का भाग है। तो प्यारे दोस्तों पश्चिमी बंगाल और ओडिशा हैं, इनके बीच में यहाँ पर आपको एक तट मिलेगा, और उस तट का नाम मिलेगा दोस्तों आपके सामने उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट मिलेगा उत्तरी सरकार तट। तो जैसे हमारा बंगाल की खाड़ी का मानसून इस आराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकरा करके और ये वापस जब आएगा तो यहाँ पर आपके सामने ये चलेगा हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग। दोस्तों यहाँ पर तो आपके सामने ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग चलेगा, ये तो हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग चलेगा, और ये हिमालय के नीचे से हमारे भारत के प्रवेश करेगा कौन से तट से
उत्तरी सरकार तट से। दोस्तों उत्तरी सरकार जो तट है ये हमारा पश्चिमी बंगाल और ओडिशा राज्य के बीच में स्थित है। इसी तट में ये प्रवेश करके इस मध्य भारत में वर्षा करते करते और ये मानसून आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून आगे चलेगा। यहाँ पर आप देखें तो हमारा पश्चिमी बंगाल है, ओडिशा राज्य है, इसके अलावा हमारा बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पर वर्षा करते करते और ये बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश कर जाएगा सीधा राजस्थान की तरफ। जैसे ही दोस्तों राजस्थान की तरफ ये मानसून प्रवेश करेगा तो यहाँ पर हमारे पास में एक पर्वत श्रेणी आ जाएगी, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी, यानी यहाँ पर हमारे पास में पर्वत श्रेणी आ जाएगी दोस्तों, कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी आ जाएगी। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी से आकर के ये मानसून क्या करेगा? टकराएगा। क्या करेगा दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी से ये हमारा बंगाल की खाड़ी का मानसून टकराएगा और टकराने के बाद में इस राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा की प्राप्ति कर देगा। लेकिन अरावली से ऊपर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर भाग है उत्तर पश्चिम मरुस्थल का, ये उत्तर पश्चिम मरुस्थल का भाग है। यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति है वो इस मानसून से कम होती है। तो ये मानसून आपके सामने एक छायावृष्टि प्रदेश के रूप में रह जाता है। कैसा रह जाएगा? एक छायावृष्टि प्रदेश के रूप में रह जाएगा। और यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी जो मरुस्थल है, सॉरी भाई क्या लिख दिया मैंने, देखिएगा, यानी यहाँ पर आपके सामने ये छायावृष्टि प्रदेश रह जाएगा और उत्तर पश्चिम जो आपका मरुस्थल है, उत्तर पश्चिम जो आपका मरुस्थल है, इस मरुस्थल में देखिए वर्षा की प्राप्ति कम करेगा और ये उत्तर पश्चिम मरुस्थल आपके सामने एक छायावृष्टि प्रदेश के रूप में रह जाएगा और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति है वो कर देगा। अब दोस्तों शीत ऋतु के समय आपने देखा कंडीशन कुछ अलग थी और वर्षा ऋतु के समय आपकी कंडीशन है वो अलग है। तो वर्षा ऋतु के समय भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में और भारत में सबसे कम वर्षा है वो कहाँ होती है? तब याद रखना है पंजाब में। कहाँ होती है? पंजाब में। यानी भारत में सबसे ज्यादा वर्षा है वो मेघालय में होती है और सबसे कम वर्षा हमारे पंजाब राज्य में होती है। क्लियर हो इतनी बात? अब देखिएगा कि जैसे ही आप इस मानसून को पढ़ रहे हैं तो ये मानसून हमारा बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में गया, हिंद महासागरीय मानसून के रूप में। इसका भाग है अराकान योमा से टकराया, टकराने के बाद में दो भागों में बटा, एक भाग मेघालय में गया तो दूसरा अरावली से आके टकरा रहा है। तो एक तो इधर वर्षा कर रहा है, एक इधर बारिश कर रहा है। ये आपके सामने अरब सागरीय मानसून है। दोस्तों अरब सागरीय मानसून की जब अपन चर्चा करें तो अरब सागरीय मानसून क्या करेगा? पहले ये हिंद महासागरीय मानसून के रूप में चलेगा। जैसे मालाबार तट में प्रवेश करके और ये नीलगिरी अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी से टकराएगा तो टकराने के बाद में ये मानसून यहाँ पर फट जाएगा और फटने के बाद में इसका अरब सागरीय मानसून का जो भाग है ये 3 उपशाखाओं में दोस्तों बट जाएगा। यानी अरब सागरीय जो मानसून है ये मानसून कितनी उपशाखाओं में बट जाएगा? 3 उपशाखाओं में बट जाएगा। और बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ से 2 भागों में बट करके वर्षा की प्राप्ति है वो कर रहा है। तो अभी अपन अरब सागरीय मानसून की बात करेंगे जिनको 3 उपशाखाओं में पढ़ा जाएगा। वो 3 उपशाखा कहाँ कहाँ वर्षा की प्राप्ति है वो करेगा। तो पहले आप दोस्तों इस वीडियो का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वो ले ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहां से हमारा अरब सागरीय मानसून चलेगा। इस अरब सागरीय मानसून की क्या स्थिति रहेगी, ये कैसे 3 उपशाखाओं में बट करके वर्षा की प्राप्ति करेगा। तो दोस्तों आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा और सुझाव के लिए आप अपना कमेंट है वो जरूर लिखिएगा कि आपको ये जो वीडियो कैसा लग रहा है, कैसी आपको ये बातें समझ में आ रही है। तो प्रत्येक चीज आप यहां से पढ़ेंगे। अब देखिए आगे इनकी क्या स्थिति रहेगी।
देखिए अभी हमारे पास में अरब सागरीय मानसून है, उनकी क्या स्थिति है तो देखना, यहां पर हमारे पास में ये प्यारे दोस्तों है भारत का मानचित्र। और जैसे ही आप इस भारत के मानचित्र में देखेंगे कि जो हमारा अरब सागरीय जो मानसून था वो 3 उपशाखाओं में बटेगा, तो बटने के बाद में ये देखिए कहां कहां वर्षा की प्राप्ति है वो करेगा। देखना ये हमारे सामने भारत है, और इसी भारत से अभी आप देखिएगा कि जो अरब सागरीय मानसून था, तो अरब सागर आपके सामने देखिए, ये भाग पूरा आपके सामने अरब सागर का है, ये पूरा भाग आपके सामने अरब सागर का है। ये अरब सागर का भाग है। तो प्यारे दोस्तों यहां से अभी हमारे पास में जो मानसून चल रहा है वो चल रहा है अरब सागरीय मानसून। अभी हमारे पास में चलेगा ये अरब सागरीय मानसून। क्या चल रहा है? अरब सागरीय मानसून। तो ये अरब सागरीय मानसून है, ये जैसे हमारा हिंद महासागर से उठेगा, तो हिंद महासागर से उठने के बाद में जैसे ये मालाबार तट में प्रवेश करके नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी से जब ये मानसून टकराएगा, तो टकराने के बाद में इसका एक भाग तो बंगाल की खाड़ी में चला गया, यहाँ से आपके सामने इसका एक भाग तो बंगाल के खाड़ी में जाकर के वर्षा की प्राप्ति कर रहा है, और दूसरा भाग जो है वो आपके सामने अरब सागरीय मानसून का है। तो ये अरब सागरीय जो मानसून है ये जैसे ही मालाबार तट से पृथक होगा तो ये 3 उपशाखाओं में बढ़ जाएगा। इसकी पहली उपशाखा दोस्तों इसी मालाबार तट से पृथक होगी, और इसी मालाबार तट में देखिए भारी वर्षा की प्राप्ति है वो कर देती है। यानी इसका एक भाग दोस्तों आपके सामने, पहला जो भाग है वो इसी मालाबार तट में भारी वर्षा की प्राप्ति करेगा, इसी मालाबार तट में भारी वर्षा की प्राप्ति करेगा, और इसी भाग को आप दोस्तों बोल सकते हैं मानसून का फटना। यानी अरब सागरीय मानसून की पहली शाखा है, इसको बोलेंगे मानसून का फटना, इसको मानसून का फटना बोल सकते हैं। इसी को आप प्यारे दोस्तों आमर बौछार बोल सकते हैं, आमर बौछार, और इसी को प्यारे दोस्तों आप बोल सकते हैं फूलों वाली बौछार। इसको फूलों वाली बौछार, आमर बौछार व मानसून का फटना कहा जा सकता है। और इसका अरब सागरीय मानसून का जो पहला भाग है वो इसी मालाबार तट में आपको भारी वर्षा की प्राप्ति करेगा। ठीक है, उसके बाद में इस मालाबार तट से देखिए दूसरा पार्ट यहाँ से पृथक होगा, और पृथक होने के बाद में यहाँ से चलेगा, और यहाँ से चलने के बाद में हमारे महाराष्ट्र और गोवा के बीच में एक तट है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों कोंकण तट, और इसी कोंकण तट से ये प्रवेश करके, और ये मानसून प्रवेश करेगा सीधा महाराष्ट्र, गोवा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। यहाँ पर वर्षा करते करते मानसून चलेगा दोस्तों आपके सामने आगे, और जैसे ये मानसून चलेगा तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक पठार मिलेगा, और उस पठार का नाम होगा छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये आपके सामने है कहाँ? तो याद रखिएगा ये झारखंड और बिहार, ये दोनों राज्यों के सीमा पर है प्यारे दोस्तों। इसी छोटा नागपुर के पठार में जाकर के भारी वर्षा की प्राप्ति करेगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से एक चीज और दिमाग में रखिएगा, इधर से हमारे पास में देखिए अराकानयुमा पर्वत श्रेणी से पृथक होकर के इधर से तो बंगाल की खाड़ी का मानसून आ रहा है, ये बंगाल की खाड़ी के मानसून का दूसरा भाग है, और इधर अरब सागरीय मानसून का दूसरा भाग है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर कहाँ काटेंगे? छोटा नागपुर का पठार है वहां पर काटेंगे।
ठीक है। उसके बाद में अरब सागरीय मानसून का जो दोस्तों तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग यहाँ इस मालाबार तट से क्या होगा, पृथक होगा। और इसी मालाबार तट से पृथक होने के बाद में और ये प्रवेश कर जाएगा सीधा हमारे गुजरात में। और गुजरात में दोस्तों यहाँ पर आपको एक तट मिलेगा, यहाँ पर आपके सामने एक तट मिलेगा और उस तट का नाम रहेगा दोस्तों आपके सामने काकरापार तट। क्या मिलेगा, काकरापार तट। यानी यहां पर प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा काकरापार तट, ये गुजरात में मिलेगा। और इसी तट को आप बोल सकते हैं सौराष्ट्र तट। क्या बोल सकते हैं, सौराष्ट्र तट। ये काकरापार तट या सौराष्ट्र तट है गुजरात राज्य में। वहां पर ये मानसून आपके सामने यहां प्रवेश करके और सीधा ये आपके सामने अरावली पर्वत श्रेणी है प्यारे दोस्तों। इस अरावली पर्वत श्रेणी के ये यहाँ से समानांतर होकर के यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी है, इनके समानांतर होकर के ये मानसून यहाँ से निकल जाएगा और जाते समय यहाँ से वर्षा की प्राप्ति है वो करेगा और सीधा फिर जाएगा आपके सामने यहाँ धर्मशाला घाटी में। दोस्तों यहाँ पर है धर्मशाला घाटी, ये घाटी मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में। वहां पर ये भारी वर्षा की प्राप्ति है वो करेगा। लेकिन जाते समय हमारे राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल है, इस उत्तर पश्चिम मरुस्थल में भी वर्षा की प्राप्ति है वो प्यारे दोस्तों कर देगा। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है आपकी यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी। इस अरावली पर्वत श्रेणी के ये मानसून क्या हो जाएगा, समानांतर निकल जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर होकर के ये हमारे उत्तर पश्चिम मरुस्थल में राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर वर्षा करते करते और ये धर्मशाला घाटी हिमाचल प्रदेश में जाकर के भारी वर्षा करेगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागरीय मानसून जो हिंद महासागरीय मानसून के रूप में चलता है, वो भारत में कहाँ कहाँ किस तरीके से वर्षा की प्राप्ति है वो करता है। तो दोस्तों इतनी जो बातें हमने पढ़ी, ये बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो जल्दी से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हम मानसून पढ़ रहे हैं, जलवायु पढ़ रहे हैं, जो क्लाइमेट अपन पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करेगा।